मेटावर्स एक अल्टरनेट रियलिटी जिसके अंदर आप एक वर्चुअल ज़िंदगी गुजार सकते हैं और आप वो सब कर सकते हैं जो आप एक असल लाइफ में नहीं कर सकते हैं, इमेजिन नहीं कर सकते। एजुकेशन के लिए भी स्कूल्स खोल सकते हैं, यूनिवर्सिटीज़ खोल सकते हैं। एंड सिमिलरली हेल्थ का बहुत ज़्यादा इस वक्त रुझान है कि वो मेटावर्स के अंदर आए। असल फ़ायदा इस सब का ये है कि ये वेब 3 के अंदर है तो एक इमर्सिव एक्सपीरियंस आ जाता है, वो एक इमर्सिव एक्सपीरियंस मिल रहा है वर्चुअली। तो अगर आसान अल्फाज में एक्सप्लेन किया जाए तो दिस इज़ व्हाट मेटावर्स इज़ ऑल अबाउट। अस्सलाम वालेकुम जी, नियो डिजिटल के साथ मैं हूँ रूबा अरूज। नाज़रीन, आपने यूनिवर्स की बात तो सुनी होगी, आपने क्रिप्टो करेंसी के बारे में भी सुना होगा, लेकिन क्या आप मेटावर्स के कॉन्सेप्ट से वाकिफ़ हैं? अगर नहीं है तो आज की वीडियो आपने पूरी देखनी है। नाज़रीन, दुनिया में यूनिवर्स के साथ साथ अब जो है वो एक मेटावर्स क्रिएट होने जा रही है। वो दुनिया, वो डिजिटल स्पेस जहाँ पर आप हर वो काम कर सकते हैं जो आप इमेजिन कर सकते हैं। आपने शॉपिंग करनी है, आपने अपनी प्रोडक्ट सेल करनी है, आपने ऑफिस रन करना है, वॉट एवर यू वांट टू डू, किसी को एजुकेट करना है, हेल्थ केयर में काम करना है, सब कुछ आप मेटावर्स में एक सिस्टम के ज़रिए डिजिटल स्पेस में कर सकते हैं। पाकिस्तान में जो पहला मेटावर्स है वो क्लाउड सिटी के नाम से बना है। उसके CEO और हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं हसन इम्तियाज़ और जानने की कोशिश करते हैं कि मेटावर्स है क्या और आम इंसान किस तरह से इसमें एंटर हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा एहसन साहब, ये बताइएगा कि मेटावर्स को सबसे अगर आसान अल्फाज में एक आम शख्स के लिए एक्सप्लेन करें तो है क्या? मेटावर्स को बेसिकली अगर बिल्कुल आसान अल्फाज में एक्सप्लेन किया जाए तो एक अल्टरनेट रियलिटी जिसके अंदर आप एक वर्चुअल ज़िंदगी गुजार सकते हैं और आप वो सब कर सकते हैं जो आप एक असल लाइफ में नहीं कर सकते हैं, इमेजिन नहीं कर सकते। तो आप बेसिकली स्केप करने के लिए फ्रॉम असल ज़िंदगी और आप वर्चुअल लाइफ में चले जाएं, एंड देन उसके अंदर भी आपके पास एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। जिस तरह आपने कहा कि अगर आप कोई ई-कॉमर्स के अंदर कोई अपना स्टोर रन करना चाहते हैं, अपने प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, अगर आप अपना डिजिटल ऑफिस रन करना चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि आपके फिजिकल एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा ऑफिस रन करने के लिए, लेकिन आप एक वर्चुअल ऑफिस रन करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। आप एजुकेशन के लिए भी स्कूल्स खोल सकते हैं, यूनिवर्सिटीज़ खोल सकते हैं। एंड सिमिलरली हेल्थ का बहुत ज़्यादा इस वक्त रुझान है कि वो मेटावर्स के अंदर आए, क्योंकि वर्चुअल ओलाडॉक वगैरह इस तरह की एप्लीकेशन वो भी काफ़ी पॉपुलर हुई ड्यूरिंग कोविड। तो असल फ़ायदा इस सब का ये है कि ये वेब 3 के अंदर है तो एक इमर्सिव एक्सपीरियंस आ जाता है आपको, यानी कि सिर्फ एक 2D आप वो पेज नहीं देख रहे या वीडियो नहीं देख रहे, आपको एक इमर्सिव एक्सपीरियंस मिल रहा है वर्चुअली। तो अगर आसान अल्फाज में एक्सप्लेन किया जाए तो दिस इज़ व्हाट मेटावर्स इज़ ऑल अबाउट। राइट, आप मेटावर्स में मौजूद हैं और आप ऐसे ही फील कर रहे हैं कि आप रियल वर्ल्ड में हैं, वहाँ से किसी के साथ कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा करेंसीज़ पे बात करना चाहूँगी। जो क्रिप्टो करेंसीज़ हैं, स्पेशली जो डिजिटल करेंसीज़ हैं, और मेटावर्स का जो सबसे बड़ा एम भी है, ये कहाँ पहुँचे हैं? इनके क्रैश होने के ख़तरात मौजूद होते हैं, क्या वाकई ये नियर टू रियल वर्ल्ड हो सकता है? देखें, क्रिप्टो करेंसीज जिस तरह एक नॉर्मल एक्सचेंज मार्केट होती है, उसी तरह क्रिप्टो की भी एक्सचेंजेस होती हैं। जिस तरह नॉर्मल स्टॉक्स होते हैं, ऑब्वियसली स्टॉक बैक्ड होते हैं विद रियल वर्ल्ड एसेट्स, लेकिन क्रिप्टो करेंसीज का भी अपने स्टॉक होते हैं। आई मीन लाइक अ स्टॉक एक्सचेंज काम करता है वो। जब मार्केट अच्छी, सूरत हाल अच्छी नहीं होती, रिसेशन होती है, तो वो भी क्रैश करती है, लेकिन जब बहुत अच्छी जा रही होती है तब वो बहुत अच्छा भी परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो ये तो ओवरऑल जो दुनिया के हालात वगैरह चल रहे हैं उसके ऊपर काफ़ी ये भी लिंक करता है कि क्या इकोनॉमिक वो क्या चल रहा है इस वक्त। अच्छा, कंपैरेटिव टू आर नेबरिंग कंट्रीज़ और वो कंट्रीज़ जो कि अब डेवलप हो चुके हुए हैं, हमारे यहाँ तो इंटरनेट और टेक्नोलॉजी बहुत पीछे है। तो क्या अट्रैक्शन क्या है इस मेटावर्स में? लोग क्यों आएँ? अपना बिज़नेस आप लोगों के साथ क्यों, या आपकी वर्स में, आपकी स्पेस में क्यों शेयर करेंगे? देखिए, इंटरनेट बिल्कुल आपने सही कहा, टेक्नोलॉजी में हम अभी काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर में लैग करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में फिर भी हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूर है कि हम वी कैन स्टिल, हमारे जो लोग हैं, आवाम है पाकिस्तान की, वो स्टिल मेटावर्स के अंदर जंप इन कर सकती है, इंटरेक्ट कर सकती है। और वो क्यों आएंगे, उसकी वजह यह है कि लेट्स से कि अगर आप एक बिज़नेस हैं और आप एक पाकिस्तान की भी सिर्फ कम्युनिटी को सेल करें या आपकी टारगेट ऑडियंस पाकिस्तान है, तो जब एक मेटावर्स में आता है जो कि ग्लोबल मेटावर्स है, तो आपकी ऑटोमेटिकली रीच बढ़ जाती है। अब आपके पास ओपन मार्केट है कि आप किस तरह से सेल करते हैं और लोगों को आप ओवरऑल इंटरनेशनली अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं आप। तो एक रीच ऑटोमेटिकली बढ़ गई है आपकी। अब आप जो पहले रिस्ट्रिक्टेड थे सिर्फ एक रीजन में, अब आप ऑटोमेटिकली इंटरनेशनल ऑडियंस के सामने आ गए हैं। यू आर ऑल्सो को फाउंडर ऑफ नॉर्सन स्टूडियो। नॉर्सन स्टूडियो क्या करता है गेम डेवलपिंग के हवाले से, और साथ साथ ऑफर्स क्या हैं आपके पास अगर कोई आपको ज्वाइन करना चाहता है तो? नॉर्सन स्टूडियोज़ हम लोग 7 साल से इंडस्ट्री के अंदर है। हमारा प्राइमरी फोकस गेम डेवलपमेंट के ऊपर होता है। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह यूएस के अंदर काफ़ी जो मेजर स्पोर्ट्स लीग्स हैं उनके साथ काम कर चुके हैं, फॉर्च्यून 500 ब्रांड्स के साथ काम कर चुके हैं, और इन सब के लिए हमने इंटरैक्टिव एडवर्टाइजमेंट गेम्स बनाई हुई हैं।
फिर हम हमारे कुछ यूएस के अंदर क्लाइंट्स हैं जिनके लिए गेम बनाई, जो स्टीम के ऊपर, जो कि बहुत पॉपुलर गेम प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर गेम्स हैं। फिर मोबाइल गेम्स भी हम बनाते हैं। तो हम बेसिकली सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि गेम डेवलपमेंट किस भी किस्म की आपने करवानी हो, एक क्लाइंट है तो हम वो उन्हें करके देते हैं। ठीक है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि जो लोग आपको ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे नौजवानों को का सबसे बड़ा मसला आज एक तो एक्सपीरियंस ना होना है, अच्छी सैलरी ना होना है, तो क्या ऐसी भी कोई अट्रैक्शन है कि आप पैसा कमा सकते हैं? बिल्कुल। सो पहली बात, अगर नार्सन के बात की जाए तो हम तो यूनिवर्सिटीज़ के साथ हम काम करते हैं। हम उनके बच्चे, एक तो हमने अभी रिसेंटली फास्ट के अंदर भी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम किया, जो हमने जाके वहाँ के एक कोहर्ट रन किया, वहाँ पे ब्लॉकचेन के ऊपर हमने सिखाया बच्चों को। तकरीबन 50 बच्चे थे कि व्हाट इज़ ब्लॉकचेन ऑल अबाउट, उस टेक्नोलॉजी का, उसकी डेवलपमेंट किस तरह होती है, उसके ऊपर सारा सिखाया। फिर हम यहाँ पे भी बच्चे हायर करके फ्रेश ग्रेजुएट्स उनको पे करते हैं और उनको सिखाते हैं, ताकि वो हमारे प्रोडक्ट के ऊपर फिर या हमारी सर्विसेज जो आम है उसके अंदर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकें। तो अगर बच्चे वाकई में इंटरेस्टेड हैं तो हम तो, अगर वो वाकई अच्छा, मतलब उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स वगैरह अच्छी हैं, तो हम उनको हायर करके, उनको पे करके उनको सिखाते हैं कि किस तरह नई टेक्नोलॉजीज़ पे काम किया जाता है। अच्छा, डिजिटल या क्रिप्टो कंपैरेटिव टू जो ओरिजिनल करेंसी है, क्या ज़्यादा पेएबल है? लाइफस्टाइल आपका चेंज कर सकती है, या फिर वही आपको 8 आवर्स की जॉब, 9 आवर्स की जॉब करना होगी? देखिए, डिपेंड करता है आप किस तरह से अपने आप को मोनेटाइज करते हैं। इट्स ऑल अबाउट मोनेटाइजिंग योर सेल्फ, क्योंकि वेब 3 का असल मकसद ही ये है कि यू आर दी ओनर ऑफ योर सेल्फ। आपका, सो फॉर एग्जांपल वेब 2 का सबसे बड़ा मसला ये था कि आप खुद प्रोडक्ट थे। अगर आप यूट्यूब के ऊपर हैं तो आप प्रोडक्ट हैं, आप फेसबुक के ऊपर हैं आप प्रोडक्ट हैं, क्योंकि आपको एडवर्टाइजमेंट्स, आपका डेटा लेके उसको सेल करके आपको फिर एडवर्टाइजमेंट्स आपकी तरफ बौछार की जाती हैं। लेकिन इसके अंदर ये होगा कि यू आर दी ओनर ऑफ़ योर सेल्फ। आप जो मोनेटाइज अपने आप को किस तरह से करना चाहते हैं, अपनी स्किल्स को किस तरह मोनेटाइज करना चाहते हैं, आप NFTs बेचना चाहते हैं, आप कोई सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं, दैट्स ऑल अप टू यू कि आप कितना उसके अंदर कमा सकते हैं, कितना नहीं कमा सकते। आई थिंक इट्स जस्ट लाइक कि एक आपका अपना बिजनेस है और वो आप मेटावर्स में ऑन कर रहे हैं। मेटावर्स इज़ जस्ट लाइक कि यूनिवर्स जिस तरह से आपको एक प्लेटफॉर्म दे रही है, वहाँ पे भी आप अपना मुकम्मल तौर पे ऑनरशिप आपके पास होती है। वेब 2 और वेब 3 की आप बात कर रहे हैं, थोड़ा सा आसान अल्फाज में इनमें डिफरेंस एक मरतबा फिर बता दें। सो इस पूरा मैं आपको बल्कि वेब 1 का भी बताता हूँ, वेब 2 का भी बताता हूँ, वेब 3 का भी बताता हूँ। वेब 1 वाज लेट 90s के अंदर, जब पहले वेब पेजेस बने, और उसके अंदर सिर्फ आप कुछ पेजेस है जिनके ऊपर आप कुछ कंटेंट रीड कर सकते थे सिर्फ, और वो ही वेबसाइट्स थी जो कंटेंट डालती थी, आप रीड कर सकते थे। फिर वेब 2 आया लेट 2010s के अंदर, जिसके अंदर यूट्यूब, गूगल, फेसबुक आया। उसके अंदर सबसे बड़ी जो डिफरेंस था वो ये था कि अब आप रीड कर सकते हैं और आप खुद भी कंटेंट बना सकते हैं। तो आप फीडबैक भी आपको मिल रही है, आप कंटेंट जनरेट भी कर रहे हैं, आप पढ़ भी रहे हैं, कंज्यूम भी कर रहे हैं। लेकिन अब वेब 3 के अंदर जो है वो, जिससे मैंने बताया कि ओनरशिप है। अब आपका कंटेंट जो आप बना रहे हैं वो आप ओन करते हैं, आप उसको किस तरीके से मोनेटाइज करते हैं। रीड एंड राइट स्टिल है, लेकिन ओनरशिप ऑफ एवरीथिंग। पर डिसेंट्रलाइजेशन एक चीज़ है कि आपको सेंट्रलाइज वो अथॉरिटी नहीं है जो पूरा आपका कंटेंट ओन करती है, आप खुद ओन करते हैं। डिसेंट्रलाइज सब कुछ है, एवरीबडी इज़ पार्ट ऑफ द डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म। ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन की जहाँ पे बहुत से फ़ायदे हैं कि हर कोई अपने काम का, अपने प्रोडक्ट का, अपनी स्किल्स का खुद ऑनर है, वहाँ ही रूल्स एंड रेगुलेशंस ना होने की वजह से कुछ नेगेटिव माइंडेड लोग, हैकर्स, इस तरह के लोगों को भी नहीं फ़ायदा होगा। उसके लिए क्या तरीक़ेकार है? देखें, बिल्कुल आपने सही बात की है। अभी बहुत अर्ली है ये टेक्नोलॉजी, इसके अंदर भी रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑब्वियसली बनेंगे। अभी ऑलरेडी दुबई के अंदर फॉर एग्जांपल काफ़ी ज़्यादा रूल्स, मेटावर्स के अपने रेगुलेशंस बन रहे हैं, क्रिप्टो के अपने रेगुलेशंस बन रहे हैं, एक्सचेंजेस के अपने रेगुलेशंस बन रहे हैं। इसी तरह पूरी दुनिया की गवर्नमेंट्स को या इंस्टीट्यूट्स को मिल के रेगुलेशंस बनानी पड़ेंगी। और आपके बात बिल्कुल सही है, जहाँ पे फ़ायदे होते हैं वहाँ पे एक्सप्लॉइट करने वाले लोग भी होते हैं। वो बेशक वेब 2 हो, बेशक वेब 3 हो। वेब 2 के अंदर बहुत बेतहाशा स्कैम्स होते हैं, लेकिन ऑब्वियसली बात है वेब 3 के अंदर भी ऐसे लोग होंगे जो उसको एक्सप्लॉइट करेंगे और स्कैम करेंगे। लेकिन हमारा मकसद ये है कि हम लोगों को एजुकेट करें, उनको बताएं कि क्या सही है क्या नहीं सही, ताकि उनको खुद अपनी डिसीजन कर सकें कि उन्होंने क्या क्या किस तरह से बचना है इन स्कैम से। और एक रिलायबिलिटी पे भी बात कर लेते हैं। आपको वो प्रोज याद होगा जिसमें कहा था कि वो एक शख्स बैंक में जाता है और वो उसको ट्रस्ट नहीं हो पाता कि वो अपनी मनी वहाँ रखे और फिर दोबारा से अपनी मनी निकलवा लेता है। बड़ी फेमस स्टोरी थी। तो इस पे कितना ट्रस्ट किया जा सकता है? लोग इसको रिलायबल समझें ना समझें? देखिए, अगर बात करें तो 2017 की बात है मेरा ख्याल है, जब बिटकॉइन स्टार्टेड गेनिंग लॉट ऑफ पॉपुलैरिटी। तब पाकिस्तान के अंदर तो ये चला था कि फतवे आ गए इसके ख़िलाफ़, ये हो गया वो हो गया, और नोबडी वाज बाइंग इनटू क्रिप्टो करेंसी, से दूर रहते थे। लेकिन 2020 और 2021 के अंदर पाकिस्तान वाज, आई थिंक 20 बिलियन प्लस होल्ड कर रहा था पाकिस्तान के लोग इन क्रिप्टो करेंसी। दैट इज़ अ ह्यूज अमाउंट।
तो आई थिंक लोगों के अंदर अंडरस्टैंड करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी है क्या, और उसके अंदर काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स वगैरह भी हैं जिन्होंने काफ़ी एजुकेट किया लोगों को। लेकिन मेरा ख्याल है कि लोग ऑलरेडी अंडरस्टैंड करते हैं क्रिप्टो करेंसी का फ़ायदा क्या। लेकिन ऑब्वियसली बात है, जब मार्केट डाउन होती है तो सेंटिमेंट भी चेंज हो जाता है, फिर लोगों को लगता है कि नहीं यार ये सही चीज़ है। लेकिन जब वो ऊपर जाना शुरू होती है फिर ऑटोमेटिकली सेंटिमेंट भी चेंज हो जाता है। तो सेंटिमेंट बड़ा डायरेक्टली लिंक्ड है कि मार्केट किस तरह अभी बिहेव कर रही है। ठीक है, एक तो डिसेंट्रलाइजेशन का जो मुझे समझ आई है एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप लिमिटेड नहीं है किसी एक मुल्क की जो कंज्यूमर्स हैं उन तक, आपको पूरी दुनिया तक एक्सेस है, आप जहाँ चाहें अपना प्रोडक्ट स्किल सेल कर सकते हैं। व्हाट अबाउट गवर्नमेंट आप लोगों को कितना सपोर्ट कर रही है, जो लोग इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, मेटावर्स में काम कर रहे हैं? स्टूडेंट्स तो अभी बहुत पीछे होते हैं, उनको तो खैर प्लेटफॉर्म्स ही मिल नहीं पाते, लेकिन आप लोग जो प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं, आप लोगों के लिए कितना आसान है अपनी मनी ड्रॉ कराना? टैक्सेस कितने पे करना पड़ रहे हैं? लास्ट टाइम कहा था फ्रीलांसर्स के लिए टैक्सेस की भरमार होगी। देखें, क्रिप्टो करेंसी तो ऑब्वियसली बात है काफ़ी नेगेटिव ही उसका वो पूरा वो है आइडिया। तो हम लोग भी पाकिस्तान के अंदर रहते हुए क्रिप्टो करेंसी से दूर ही रहते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो लीगल नहीं है। लेकिन अब अंडरस्टैंड कर रही है हुकूमत के बाकी सारी दुनिया जब प्रोग्रेस कर रही है उसके ऊपर। दुबई एक बहुत बड़ी एग्जांपल है, सिंगापुर बहुत बड़ी एग्जांपल है। ये मुल्क हैं जिन्होंने काफ़ी इसको अडॉप्ट किया है और इसके अराउंड रेगुलेशंस भी बना दी हैं। तो अब हुकूमत पाकिस्तान की जो है वो भी एक्नॉलेज कर रही है इसको, और अब उन्होंने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं जिसके ऊपर, जिसने एक वेब3 की कमेटी बनाई है, अभी रिसेंटली बनी है, और उसका पर्पज़ ही है कि वो भी ये रूल्स एंड रेगुलेशंस एटलीस्ट आइडेंटिफाई करे कि किस तरह हमने एक फ्रेमवर्क बनाना है। तो अब आके कुछ मतलब नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान की हुकूमत जो है ना वो उसकी अडॉप्शन के ऊपर तरफ जा रही है। अपने नेबर्स से और दुनिया में हम कहाँ स्टैंड करते हैं? देखें, सबसे बड़ी अच्छी बात तो ये है कि डिसेंट्रलाइज्ड है, तो हर जगह से ही डेवलपर्स और पीपल हु वांट टू बिल्ड इन वेब3 वो आ रहे हैं। तो पाकिस्तान के अंदर भी मैं बहुत से प्रोजेक्ट्स को जानता हूँ जो काम कर रहे हैं वेब3 के ऊपर। लेकिन ऑब्वियसली बात है, चूँकि सपोर्ट उस तरह से नहीं है, तो काफ़ी और जो मुल्क है, जिस तरह हमारा जो नेबरिंग मुल्क है उसके अंदर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है और बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो ऑलरेडी वहाँ से आ चुके हैं। तो उनसे तो अभी हम बहुत पीछे हैं। लेकिन हमारी तरह के और भी लोग हैं पाकिस्तान में रहते हुए जो कोशिश कर रहे हैं कि उनको कम्पीट कर सकें और उनके जितना बड़ा हो सके, बट उसके अंदर ऑब्वियसली सपोर्ट की बहुत ज़्यादा। लास्टली ये बता दीजिएगा कि जो हमारा जो इकॉनमी है उस पर कितना इम्पेक्ट आ सकता है अगर क्रिप्टो को और स्पेशली मेटावर्स को प्रॉपरली रजिस्टर कर लिया जाए, हुकूमत मार्जिन दे, तो कितना फ़र्क पड़ सकता है? क्योंकि हम तो डिफ़ॉल्ट कर रहे होते हैं। जी, बहुत इम्पेक्ट आ सकता है। कुछ कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अपने फाइनेंशियल रिजर्व्स जो हैं वो क्रिप्टो में रखे हुए हैं। तो और भी बहुत ज़्यादा यूज़ केसेस हैं। फॉर एग्जांपल सिंगापुर की मैंने बात की, कुछ ईस्टर्न यूरोपियन कंपनीज़ हैं जिन्होंने बहुत फ़ायदा उठाया इसका। उन्होंने एक जरिस्डिक्शन बना ली, रेगुलेटरी अथॉरिटी बना ली, और फिर लोगों ने, क्योंकि लोगों को चाहिए होता है कि वो अपनी कंपनी रजिस्टर कर सकें जहाँ पे वो क्रिप्टो लीगल हो उनके लिए। तो ईस्टर्न यूरोपियन कंपनीज उसका बहुत फ़ायदा उठाया, उन्होंने रेगुलेशंस बना ली उसके इर्द गिर्द, एंड देन अलाउ किया लोगों को कि वो रजिस्टर करें। और उन्होंने हंड्रेड एंड थाउजेंड ऑफ डॉलर्स एक रजिस्ट्रेशन के वो चार्ज करते थे। तो उन मुल्क की हुकूमत ने बहुत पैसे बनाए। तो आई थिंक इस तरह के और बहुत से यूज़ केसेस हैं जो पाकिस्तान को देखने चाहिए। अभी भी बहुत अर्ली है वेब3। अभी अगली जो बेयर मार्केट आनी है, जब दोबारा ये मार्केट ऊपर जाएगी, तो दोबारा से इस तरह के बहुत ज़्यादा एवेन्यूज़ आएंगे जिसको अगर हम अभी ही अंडरस्टैंड कर लें और उसके इर्द गिर्द कुछ स्ट्रेटजी बना लें तो बहुत इकोनॉमिक फ़ायदा होगा हमें। थैंक यू सो मच, और होपफुली कि आप लोग जिस मिशन पर हैं उसमें कुछ कामयाबी भी मिलेगी। नाज़रीन, मेटावर्स बेसिकली जो मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक मुझे समझ आई कि आप दुनिया को, जिस तरह हम कहते थे ग्लोबल विलेज बन गई है, अब आपके कंप्यूटर में मौजूद है मेटावर्स, पूरी यूनिवर्स मौजूद है जहाँ पे आप जो चाहे सेल भी कर सकते हैं, कोई प्रोडक्ट ख़रीदना चाहते हैं, कोई अपनी सर्विसेज देना चाहते हैं, तो ये सब आपके लिए ग्लोबली आपके ऑडियंस या आपके कंज्यूमर्स मौजूद होंगे। तो आई थिंक इट्स अ बिग डील। हुकूमत को भी इस चीज़ को टाइम पे अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए ताकि जो हम डिफ़ॉल्ट रेट्स की बात कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ हमारी इकॉनमी पे भी बेहतर असर पड़े। थैंक यू।